इस खास एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसा रैपिड हाई एनर्जी एकेडमिक रिव्यू करने वाले हैं जो एक ऐसे दूरदर्शी नेता पर फोकस करता है जिन्होंने अपनी शानदार रसब और रणनीति के दम पर बड़े बड़े साम्राज्यों की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज हम बस इतिहास नहीं दोहराएंगे बल्कि उस एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री मशीनरी को डीकोड करेंगे जिसने इस पूरे विजन को हकीकत में बदला। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। ये रहा हमारा आज का अल्टीमेट स्टडी सिलेबस। पहला, मराठा रणनीतिकार का उदय। दूसरा, पहाड़ी किले और गुर्रिला युद्ध। तीसरा, महान मुगल टकराव। चौथा, भारतीय नौसेना के जनक। पांचवां, स्वराज्य यानी समावेशी नागरिक प्रशासन। और आखिर में छत्रपति की स्थायी विरासत। सेक्शन 1, मराठा रणनीतिकार का उदय। आइए देखते हैं कि 17वीं शताब्दी के उस बेहद अस्थिर और उथल-पुथल वाले क्षेत्र में एक अत्यंत फोकस्ड लीडर कैसे उभर कर सामने आया। घटनाओं की इस रफ्तार को समझना बहुत जरूरी है। 1630 में शिवनेरी किले में जन्म के बाद माता जीजाबाई और कुशल प्रशासक दादोजी कोंडदेव से मिले शानदार प्रशिक्षण ने उन्हें इतना सक्षम बना दिया था कि महज 16 वर्ष की आयु में 1646 में उन्होंने तोरना किले पर कब्जा कर लिया। जरा सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र, और फिर 1656 तक जावली घाटी पर अधिकार जमा कर उन्होंने अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली। ये शुरुआती विस्तार वाकई बहुत तेज था। अब इस पूरे मामले में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि उस वक्त की भू राजनीतिक स्थिति कैसी थी। एक तरफ दक्कन की 3 इस्लामी सल्तनतें थीं, निजाम शाही, आदिल शाही और कुतुब शाही, जो पूरी तरह से आपसी संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता में उलझी हुई थी। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ एक अत्यधिक एकीकृत सेंट्रलाइज्ड मराठा प्रशासन आकार ले रहा था। उस अराजकता के बीच ये एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत बनी। सेक्शन 2, पहाड़ी किले और गुरिल्ला युद्ध। अब बात करते हैं मराठा मिलिट्री मशीन के उस सामरिक कोर की जिसने युद्ध के नियम ही बदल दिए। यह लूप गुरिल्ला युद्ध या असम्मितीय युद्ध का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पहले स्टेप में छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर दुश्मन पर बिजली की तेजी से हमला करना। दूसरे स्टेप में पलटवार होने से पहले ही पलक झपकते गायब हो जाना। और तीसरे स्टेप में भारी किलेबंद पहाड़ी ठिकानों में सुरक्षित वापस लौट जाना। इस विशिष्ट पहाड़ी रसद मॉडल ने विशाल और धीमी गति से चलने वाली दुश्मन सेनाओं को पूरी तरह से बेअसर कर दिया था। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से एक अद्भुत मैनेजमेंट स्टाइल को दर्शाती है। हर किले की सुरक्षा के लिए एक ही रैंक के 3 अधिकारियों को तैनात किया जाता था। इसका लॉजिक बहुत क्लियर था, विद्रोह या देशद्रोह को रोकना। अगर कोई एक अधिकारी दुश्मन से मिल भी जाए तो बाकी 2 किले को गिरने नहीं देंगे। ये सेंट्रलाइज्ड लॉयल्टी के साथ डिसेंट्रलाइज्ड कमांड का एक अचूक और फेल प्रूफ मॉडल था। इसी सामरिक कौशल का एक क्लासिक उदाहरण 1659 में देखने को मिला। बीजापुर के टॉप जनरल अफजल खान ने धोखे से मारने की साजिश रची थी, लेकिन इस खतरे को पहले ही भांप लिया गया और छिपे हुए बाग नख का इस्तेमाल करके इस बड़े खतरे को बड़ी ही चतुराई से बेअसर कर दिया गया। सेक्शन 3, महान मुगल टकराव। अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां उत्तर में औरंगजेब के तेजी से फैलते विशाल मुगल साम्राज्य के साथ अपरिहार्य क्लेश होना ही था। 1,50,000, इस नंबर पर जरा गौर कीजिए। औरंगजेब ने शाइस्ता खान के नेतृत्व में जो मुगल सेना पुणे भेजी थी उसका आकार इतना विशाल था। ये पूरी तरह से एक डेविड वर्सेस गोलियात वाला सिनारियो था। लेकिन 1663 में हुए एक अचंभित करने वाले नाइट रेड ने इस विशाल सेना के होश उड़ा दिए और मुगल जनरल को अपंग कर दिया। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि सामरिक उतार चढ़ाव को कैसे मैनेज किया गया। 1665 की पुरंदर की संधि एक टैक्टिकल लॉस था, जहां 35 में से 23 किले जयसिंह को सौंपने पड़े। लेकिन ठीक अगले ही साल 1666 में आगरा में नजरबंदी से जो साहसिक पलायन किया गया, वेशभूषा बदलकर, उसने इस नुकसान को एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत में बदल दिया। इसने औरंगजेब की कमजोरियों को दुनिया के सामने पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। सेक्शन 4, भारतीय नौसेना के जनक। भूमि युद्धों से परे अब बात करते हैं उस दूरदर्शी समुद्री रणनीति की जो उस दौर के भारतीय शासकों में बहुत ही रेयर थी। 400, ये मराठा बेड़े में युद्धपोतों की अनुमानित संख्या थी। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस नौसैनिक बल का निर्माण 1657 की शुरुआत में ही शुरू कर दिया गया था।
उन्हें बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि भविष्य के लिए तटीय नियंत्रण कितना क्रिटिकल है। इन नौसैनिक इनोवेशंस का मेन टारगेट था कोंकण के महत्वपूर्ण तटीय व्यापार मार्गों को सुरक्षित करना। सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे अभेद्य समुद्री किलों का निर्माण इसी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा इम्प्रेस करती है वो है उनकी मेरिट बेस्ड भर्ती। दरिया सारंग और दौलत खान जैसे मुस्लिम नौसेना कमांडरों को उनकी योग्यता के आधार पर प्रमोट किया गया, जिसने एक अटूट क्रॉस कल्चरल लॉयल्टी को जन्म दिया। सेक्शन 5 स्वराज्य समावेशी नागरिक प्रशासन, नवगठित संप्रभु राज्य को चलाने वाली मूलभूत फिलॉसफी। स्वराज्य यानी स्वशासन, ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि शासन का एक बहुत ही एफिशिएंट मॉडल था। इसके तहत पावर और टैक्स कलेक्शन का कंट्रोल भ्रष्ट स्थानीय अभिजात वर्ग से छीनकर सीधे एक केंद्रीकृत नागरिक प्रशासन को दे दिया गया। इस एक कदम ने रीजनल असंतोष को काफी हद तक कम कर दिया और नागरिकों के साथ एक सीधा बॉन्ड स्थापित किया। और ये प्रशासन कितना समावेशी था, इसके फैक्ट्स देखिए। सलाहकारों के विरोध के बावजूद 700 पठान मुस्लिम सैनिकों की भर्ती की गई। नूर बेग जैसे सैन्य अधिकारियों को महत्वपूर्ण पद दिए गए। और सबसे अहम बात, मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा पर सख्त जीरो टॉलरेंस नीति लागू थी। ये साफ दिखाता है कि उनकी मिलिट्री में धार्मिक विविधता से ऊपर योग्यता और इंसानियत को रखा गया था। सेक्शन 6 छत्रपति की स्थायी विरासत। अब हम उस अंतिम दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां उनके शासन को औपचारिक रूप मिला। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्डअप होता है। 1674 में रायगढ़ में औपचारिक रूप से राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। इसके बाद रणनीतिक गहराई हासिल करने के लिए 1676 में दक्षिण दिग्विजय यानी सदर्न कॉन्क्वेस्ट लॉन्च किया गया और 1680 में उनके निधन तक एक बेहद मजबूत और विशाल साम्राज्य आकार ले चुका था। इस पूरे लेगेसी को मॉडर्न स्कॉलर्स कैसे देखते हैं, ये जानना भी जरूरी है। 1911 में रबींद्रनाथ टैगोर ने विश्लेषण करते हुए लिखा था कि शिवाजी के मूलभूत लक्ष्यों में एक मजबूत हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की दूरदृष्टि थी। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक दस्तावेजों का विश्लेषण करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही वे एक पुनरुत्थानवादी हिंदू राष्ट्रवाद के प्रतीक थे, लेकिन उनका राज्य बिना किसी भेदभाव के हिंदुओं और गैर हिंदुओं दोनों के लिए था। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव विजन पूरी तरह से सेक्युलर और समावेशी था। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल सामने आता है। शिवाजी के पहाड़ी किलों के रसद तंत्र ने आखिर किस तरह औरंगजेब की स्ट्रेटेजिक एग्जॉशन यानी रणनीतिक थकावट का कारण बनकर उस विशाल मुगल सम्राट को अपनी मृत्यु तक दक्षिण के उसी जाल में फंसाए रखा। उनके इसी डीप स्ट्रेटेजिक विजन और लॉजिस्टिक मास्टर क्लास ने मुगलों की सप्लाई लाइंस को तोड़ दिया था। और इसी के साथ हमारा ये एकेडमिक रिव्यू यहीं संपन्न होता है। एक ऐसे लीडर की कहानी जिसने रणनीति और प्रशासन के मायने हमेशा के लिए बदल दिए।